सभी को नमस्कार। हमने विश्व के स्थानांतरित कृषि क्षेत्रों की बात की। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, वर्तमान में भी की जाती है, और अपने प्राचीन ढंग से ये कृषि संपन्न की जाती है। और आज भी ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अपनी मूल संस्कृति को यहाँ के लोग बचाए हुए हैं। आज हम बागानी कृषि या रोपण कृषि की बात करेंगे। इसका तात्पर्य है, हम रोपण और बागानी कृषि की जब बात करते हैं तो स्थायी रूप से इनके पेड़ बागानों में लगाए जाते हैं और काफ़ी सालों तक इनसे फसल प्राप्त की जाती है। तो इस संदर्भ में जब हम इनके क्षेत्र की बात करते हैं, किस प्रकार की जलवायु इन क्षेत्रों में पाई जाती है, बागानी कृषि वाले जो क्षेत्र हैं कैसी जलवायु पाई जाती है, तो सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है वहाँ पर यह कृषि की जाती है। आरंभिक जो समय था यहाँ पर आत्मनिर्वाह कृषि की जाती थी, लेकिन जैसे ही यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना इन क्षेत्रों में हुई तो आत्मनिर्वाह कृषि की जगह बागाती कृषि का यहाँ आरंभ हुआ, क्योंकि बागाती कृषि स्थानीय कृषि के प्रतिरूप पर एक कृत्रिम निक्षेपण कहा जा सकता है, क्योंकि जो प्राचीन जो आत्मनिर्वाह कृषि है उसका स्थान बागाती कृषि ने ले लिया। तो हम इस कृषि को आधुनिक कृषि का सबसे पुराना रूप कह सकते हैं। यह कृषि भरण पोषण से व्यापार की तरफ अग्रसर होती है, क्योंकि हम आत्मनिर्वाह कृषि भरण पोषण के लिए करते हैं, लेकिन जैसे ही बागाती कृषि या बागानी कृषि की शुरुआत होती है तो यहाँ इन फसलों का व्यापार भी शुरू हो जाता है। और उष्ण और शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जो कृषि उत्पादन जो प्रदेश है उनके जो उत्पाद हैं वो हम शीतोष्ण क्षेत्रों में उनको भेजना आरंभ करते हैं, क्योंकि जब बागाती कृषि की जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो उपनिवेश के साथ यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, और यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। फलस्वरूप उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्रों में जो पैदा होने वाली जो फसलें हैं उनको खरीदने में वो लोग सक्षम हुए। जैसे हम चाय की बात करते हैं, कहुए की बात करते हैं, गन्ने की बात करते हैं, तंबाकू, केला इत्यादि की बात करते हैं, तो ये सभी फसलें उष्ण कटिबंधीय और अर्ध उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होती है, और भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र ही इन फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इसी कारण यहाँ यूरोपीय शासकों ने परंपरागत कृषि के स्थान पर बागाती कृषि की शुरुआत की, जिसके कारण अधिकांशतः जो उपनिवेश जो क्षेत्र थे उनका कच्चा माल यूरोप के देशों को भेजा जाना लगा। और इसका मुख्य कारण यातायात के जो साधन थे उनका विकास होना हम मान सकते हैं। जब हम इन यूरोपीय देशों की बात करते हैं, यातायात के साधनों का जो विकास हुआ उनकी बात करते हैं, तो हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर बागाती कृषि या रोपण कृषि के कार्य आज भी संपन्न किए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों को हम मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, अफ्रीका का क्षेत्र और दक्षिणी पूर्व एशिया का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जब हम दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रों की बात करते हैं तो जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया और मैक्सिको, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बागाती कृषि संपन्न की जाती है। जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पर कीनिया, नाइजीरिया, जायरे, मेडागास्कर और इथोपिया,
ये अफ्रीका के मुख्य बागाती कृषि क्षेत्र हैं। जबकि हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जिसमें भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि क्षेत्र में बागाती कृषि संपन्न की जाती है। तो ये बागाती कृषि के मुख्य क्षेत्र हुए। अब हम इस कृषि की जब विशेषताओं की बात करते हैं, किस प्रकार से कृषि संपन्न की जाती है, किस प्रकार की विशेषता इस कृषि में देखने को मिलती है, क्योंकि बागानों में यह कृषि कार्य संपन्न किया जाता है, तो सबसे पहले हम बड़े पैमाने पर यह कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। बड़े बागान होते हैं और सामान्य तौर पर ये 100 एकड़ तक के बड़े बागान होते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। तो इनके बागानों के अंदर यातायात के साधनों का भी विकास देखने को मिलता है। अच्छी सड़कें इन बागानों में देखने को मिलती है, ताकि अपनी फसल का जो उत्पादन होता है उनको एकत्रित करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है और फिर एक स्थान पर इनको एकत्रित कर लिया जाता है। एक फसल की कृषि की जब हम बात करते हैं तो सामान्य तौर पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन तटीय क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो वहां पर एक कृषि फसल की विशेषता इस कृषि में देखने को मिलती है। जैसे हम भारत की बात करते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे असम राज्य की बात करते हैं, अधिकांश क्षेत्रों में आपको चाय के बागान देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही हम उत्तराखंड क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको चाय के बागान देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार एक फसल की प्रधानता इस कृषि में हमें देखने को मिलती है। फिर तीसरा इसकी विशेषता कृषि पद्धति, किस प्रकार की कृषि पद्धति यहाँ अपनाई जाती है, क्योंकि इन फसलों का उत्पादन हम बागानों में करते हैं और क्योंकि ये जो फसलें होती हैं इस कृषि की तो स्थायी पेड़ बागानों में लगा दिए जाते हैं और इन पेड़ों पर हम कई सालों तक इनसे उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कारण यहाँ पर स्थायी पेड़ों के माध्यम से एक बार पेड़ लगाने के बाद में हम कई सालों तक कृषि उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। चौथी इस कृषि की विशेषता मजदूरों की मांग, क्योंकि इस कृषि में मशीनों का जो काम है वो बहुत कम होता है। मजदूरों की आवश्यकता इस कृषि में ज़्यादा होती है, क्योंकि पौधों को हम बागानों में लगाते हैं, उत्पादन हम मजदूरों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इनकी पैकिंग हम मजदूरों की हिसाब से इनकी पैकिंग करते हैं। तो इस कृषि में मजदूरों की जो मांग है वो अत्यधिक होती है, यानी मानवीय श्रम यहाँ इस कृषि में ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। बाजार की जब बात करते हैं, क्योंकि उपनिवेश क्षेत्र स्थापित होने के बाद में इनसे जो उत्पादित माल है वो यूरोप के देशों में भेजा जाने लगा, जिसके कारण से इन कृषि उत्पादों में जो बाजार की समस्या आती थी वो बाजार की समस्या खत्म हो गई, क्योंकि इनकी खपत अधिक होने लगी। फलस्वरूप इनको उत्पादित फसलों को उपयुक्त बाजार भी मिलने लगा। यातायात के साधनों की जब बात करते हैं, क्योंकि यातायात के साधनों का इस समय पूर्ण विकास हो गया था, हवाई यातायात, रेल यातायात, सड़क यातायात, तो इनके माध्यम से इन फसलों का उत्पादन हम यूरोपीय देशों से करने लगे। और क्योंकि बड़े बड़े बागान होते हैं तो इन बागानों में भी यातायात की सुविधा अपने को देखने को मिलती है। तो हम यातायात के साधनों की जब बात करते हैं उसके बाद में विदेशी पूंजी और प्रबंधन, क्योंकि यूरोपीय देशों के द्वारा ये बागानी कृषि की शुरुआत की गई, तो इनका प्रबंधन और पूंजी का जो काम था
वो विदेशी पूंजी यहाँ लगाई जाती थी, इनके माध्यम से ये कृषि कार्य संपन्न किया जाता था। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं क्योंकि स्थान विशेष की जो सरकारें होती हैं वो यहाँ पूंजी और इसके प्रबंधन का कार्य संपन्न करती है। फिर हम औद्योगिक प्रक्रिया की जब बात करते हैं, क्योंकि बड़े क्षेत्र होते हैं, काफ़ी विशाल क्षेत्रों में ये बागानी कृषि की जाती है, फलस्वरूप इनकी औद्योगिक जो संशोधन की प्रक्रिया है वो इन बागानों के पास ही देखने को मिलती है। इनके समीप ही औद्योगिक संशोधन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो इस प्रकार ये कुछ विशेषता इस कृषि में देखने को मिलती है। अब हम इनकी समस्याओं की जब बात करते हैं, बागानी कृषि में किस प्रकार की समस्या हमारे सामने आती है, किस प्रकार की समस्या का सामना यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के मालिकों को करना पड़ता है, तो इन समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण इन फसलों को में जो रोग से संबंधित जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि एक बार अगर इन फसलों में रोग की शुरुआत हो जाती है तो काफ़ी बड़े मात्रा में फसल का नुकसान हो जाता है। दूसरा, वर्तमान में क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जिस कारण से मानवीय श्रम यहाँ कम मिलने लगा, क्योंकि शिक्षा के प्रसार के कारण लोग बाग इस क्षेत्र से औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वहाँ जाना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कम समय उनको काम करना पड़ता है। तो इस कारण से इन क्षेत्रों को छोड़कर वो अन्यत्र क्षेत्र में यहाँ के मजदूर जाने लगे। फलस्वरूप यहाँ मजदूरों की जो मांग है वो धीरे धीरे, मजदूरों की जो संख्या है वो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में कम होने लगी। एक महत्वपूर्ण समस्या यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे ही शिक्षा का स्तर यहाँ बढ़ता है तो वहाँ जो इनकी तनख्वाह है उससे संबंधित जो झगड़े हैं वो सामान्यतः इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण से यहाँ का जो उत्पादन है उस पर गहरा प्रभाव यहाँ पड़ता है, उत्पादन पर। एक महत्वपूर्ण जो समस्या है इन क्षेत्रों में वर्तमान में पूंजी और संगठन, ये दोनों इन क्षेत्रों में वर्तमान में कई क्षेत्रों में हमें नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आरंभिक जो लागत है वो बहुत ज़्यादा होती है। फलस्वरूप कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पूंजी और संगठन वर्तमान में इस कृषि को नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण से इस कृषि में उत्पादन का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो इस प्रकार हमने बागाती कृषि और रोपण कृषि की बात की। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां वर्तमान में भी यह कृषि कार्य संपन्न किए जाते हैं, और इसके साथ ही अगला जो हम अध्याय पढ़ेंगे उसमें हम सघन निर्वाह जो कृषि है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।